मैंने एक बैरियर तोड़ते हुए एक दीवार उस दिन टूटी हम लोगों के बीच में। मैंने पूछा, पापा ये लिकर भी सर्व कर रहे हैं, आप लेंगे कुछ? बोले नहीं नहीं। हम बोले नहीं कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलिए मैं ऑर्डर करता हूँ आपके लिए। तो मैंने उनको कहा कि इनके लिए आप रेड वाइन। तो उनको भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि यार मैं कैसे अभी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना थी उनके लिए कि बेटे के सामने बेटे के साथ ये स्मॉल टाउन बिग स्टोरी। यस यस। तो मैं वो भी ऑन एयर और मैंने पूछा भी नहीं उनसे। मैंने कहा यही मौका है, मैं भी बता दूं इनको कि लेजिटिमाइज कर लो। हाँ, मैंने कहा इनके लिए रेड वाइन, एक्चुअली मेक इट 2। तो दे एक लुक उन्होंने दी होगी कि अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज, छोटे शहरों के बड़े किस्से। और आज बहुत खुशी का मौका है क्योंकि मेरे मेहमान नहीं, मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं और मैं उनका दोस्त होते हुए भी मुरीद हूँ, उनकी पोइट्री का, उनके गानों का, उनके किस्सों का, उनकी कहानियों का। आइए मिलते हैं राजशेखर से। मधेपुरा बिहार से हैं राजशेखर और अब पूरी दुनिया में जो भी हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं और गानों के दीवाने हैं, उनके दिलों पर राज कर रहे हैं। राज, वेलकम टू द शो। आपसे मैं याद कर रहा था अपनी सबसे पहली मुलाकात, तो आपसे सदेह मिलने से पहले जी, मैं दरअसल शांतनु का दोस्त था, आपका छोटा भाई, क्योंकि तब हम लोग एक फिल्म 2012 में घनचक्कर की टीम का हिस्सा थे। मैं स्क्रिप्ट सुपरविजन कर रहा था, वो कास्टिंग टीम में शांतनु होते थे। और मैंने आपकी एक वो ऑडियो विजुअल देखी कि आपको शूट किया गया था, ऑडिशन हुआ था आपका एक कैरेक्टर के लिए, और देख के मज़ा आ गया। और हम लोगों से भी ओपिनियन पूछे गए कि भाई क्या लग रहा है इस कैरेक्टर के लिए, और हम सब लोगों ने वोट किया यार इनको ही लो। तो पता चला अच्छा शांतनु के भैया भी हैं। और उसके बाद थैंकफुली वो कैरेक्टर आपने प्ले भी किया था उस फिल्म में और वहाँ से शुरू हुई दोस्ती, बातचीत, और फिर बढ़ती गई, धीरे धीरे प्यार हो गया। और फिर फ्लैशबैक में याद आया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों में इंडिया हैबिटेट सेंटर में शायद एक प्ले मैं देख रहा था, या एनएसडी में कहीं तो एक प्ले देख रहा था, हैबिटेट में देख रहा था, जिसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था एज एन एक्टर, और बच्चे का जी। और वो प्ले क्या था? प्ले था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग का प्ले था, जिसको कि हमने अडेप्ट किया था प्लेयर्स, जो किरोरीमल कॉलेज जहाँ में पढ़ता था, तो उसकी थिएटर सोसाइटी जो है, तो हमने उसको अडेप्ट किया था। हिंदी में नाम था उसका एक सरल सरस कहानी। हाँ, एक सरल सरस कहानी, शानदार। और उसमें तो वो फ्लैशबैक में वो बातें याद आ गई, और धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत वक्त, और हम आपको जानते हैं डीयू से, जहाँ पे हमें पता था कि कोई आता ताई डिबेटर है जो कि आता है और सारे डिबेटिंग कंपटीशन में ऐसे झोला लेके आता और सारे लूट के लेके चला जाता। पंकज दुबे नाम का कोई डाकू है, डिबेटिंग डाकू ये अच्छा, डीडी, तो हम पीडी तो हम वहाँ से आपका मतलब सबसे पहले जो मेमोरी है वहाँ की है। और घनचक्कर में दरअसल हम एक्टिंग वगैरह में बिल्कुल मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो बट बहुत सारे दोस्त उसमें कास्टिंग कर रहे थे, गौतम और अभिषेक बैनर्जी और ये लोग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही, अरे ये जिद ही किया उन्होंने कि अरे 2 ऑडिशन इसके लिए। मैंने कहा जब दे रहे हैं तब फिर ठीक से ही देते हैं, फिर ठीक दिया। तो और काफ़ी दिलचस्प था और मज़ा भी आया लोगों को, और बाद में भी वो एकदम एप्ट था, बैठ गया वहाँ। तो और फिर जो तब तक आपकी वो फिल्म आ चुकी थी, तनु वेड्स मनु के गाने आ गए थे, आ गए थे। और तो मेरे लिए आप एक ट्रॉफी फ्रेंड थे मुंबई आते ही कि मतलब लिरिसिस्ट हैं, आपके गाने आ चुके हैं, फिल्म चल चुकी है, और लड़कियों को बोलने के लिए एक लाइन भी आप दे गए कि वैसे तो तेरी नाम में ही मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी,
अगर तू हाँ कहे तो बात होगी और भी, कितने दफे दिल ने कहा। तो लड़कियों को भी लगता था ग्रेविटास है। और मेरा दोस्त जो मतलब मेरा दोस्त है उसका गाना हिट है, तो यू वो माई ट्रॉफी फ्रेंड। और वहाँ से बात आगे बढ़ी और खूब सारे गाने आपके इस बीच इतने आए, कितनी सारी फिल्में चली, खूब सारे गाने चले। और आज सुबह की ही खबर है स्पॉटिफाई वाली, क्या है अगर आप बता दें तो मज़ा आ जाए। तो स्पॉटिफाई से मुझे कॉल आया कि स्पॉटिफाई साल के एंड में स्पॉटिफाई रैप्ड करके पूरे साल को समेटते हैं वो कि कौन सा गाना कितना चला, कितना पसंद किया, कौन से आर्टिस्ट है वो। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आपका गाना स्पॉटिफाई रैप्ड में है। मैंने कहा मतलब आशंका है मुझे कि वो एक दो गाना एनिमल के गाने होंगे और मिसमैच का गाना होगा क्योंकि अच्छा है। बोला आपको क्या लगता है आपका किस पोजीशन पे होगा गाना? मैंने कहा 1 साल से ज़्यादा हो गया अभी गाने को रिलीज हुए, तो टॉप 20 में तो होना चाहिए क्योंकि अभी भी टॉप 20 में है वो गाना। तो मुझे लगा टॉप 20 में होगा कहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आपका गाना जो है वो नंबर 1 है। क्या बात है। तो पिछले इस साल में 2024 में। और ये कौन सा गाना है नंबर 1 पे? पहले भी मैं तुमसे मिला, एनिमल का। एनिमल और वो बहुत ज़्यादा देखा जा चुका होगा, सुना जा चुका होगा वो। मतलब पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड सॉन्ग है वो, लगभग 320 मिलियन के लगभग स्ट्रीमिंग। ये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी तो आबादी नहीं होती कई देशों की। उससे ज़्यादा स्ट्रीमिंग हो गई इस गाने की। क्या बात है, शानदार। बहुत प्यार मिला इस गाने के लिए। सुपर्ब। तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या है, कैसे आप लिखते हैं? एक बार मुझे सुनने को मिली एक कहानी बहुत दिलचस्प कि राजशेखर एक लिरिसिस्ट हैं जो ऑटो में ही बैठ के लिखते हैं। ये प्रोड्यूसर्स की उड़ाई गई अफवाह है कि हम ऑटो में ही चलते रहे कि कार पे ना जाए, ये ऑटो में ही घूमे। ऑटो में ही। और जी आप बताइए। नहीं हुआ ये दरअसल कि जब हम शुरुआत में, अच्छा हम बीच बीच में ये खोल सकते हैं हाँ, चश्मा, खोल सकते हैं ना? सिर्फ शर्ट उतारने की अनुमति नहीं है। तो शुरुआत में हम जब गाना लिख रहे थे तो हम उस समय में गोरेगांव ईस्ट में रहते थे और एक छोटा सा घर था, एक 1 BHK कन्वर्टेड था 2 BHK में, जिसमें हम 5-6 लोग रहते थे साथ में। ऐसा सुनते थे कि लिरिसिस्ट लोगों को अलग जगह जाके लिखना होता है, कभी वो लोनावाला जाते हैं, कभी कश्मीर जाते हैं। और हम तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे आनंद जी के साथ, आनंद दिल राय, जब तनु वेट्स मनु बन रही थी। तो हमको तो उसी नज़र से घर की मुर्गी की तरह ही मामला था। असिस्टेंट हो तुम, बस ये दिया जा रहा है तुमको, एक मौका दे रहे हैं, हाँ ये काम भी कर लो, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो अब घर में पहुंचो तो 5, 6, 7, 8 लोग कभी भी होते थे घर में। एक जलसा जैसा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे लगता था कि पंजाब मेल और गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में ना हमारा पता चिपका दिया गया है कि सबको पता था वो A13 एक फ्लैट जो था उसमें, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी आता था सब मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं थी, आ जाते थे विद ऑल एंटाइटलमेंट। हाँ कि हाँ भैया हैं तो मतलब सब अपने ही हैं। हाँ। तो बहुत लोग रहते थे घर में और हम लोग को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे क्यों आ रहे हैं, अच्छा ही लगता था चलो। पर दिक्कत ये थी कि अगर आपको एक कोना चाहिए था जिसमें कि आप लिख सके तो वो तो होता नहीं था। होटल ले नहीं सकते थे बाहर, और बॉम्बे के घर छोटे हैं बहुत, तो एक सेंस ऑफ स्पेस कम मिलता था। तो हम क्या करते थे कि ऑटो ले लेते थे। तो ऑटो से जाते हुए कहीं पे ऑफिस जाते हुए या कहीं पे, तो एक तो हवा लगती थी, सर अच्छा से बाहर निकल अच्छा लगता था। तो उसमें फिर दिमाग में आने लगता था कि अच्छा इस लाइन को अगर चेंज करके ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। तो ये मैंने किसी इंटरव्यू में बोल दिया था, शायद फिल्म फेयर में या किसी इंटरव्यू में बोला था। ये बात पता नहीं बहुत, मुझे अभी भी लोग पूछते हैं, मुझे कुछ जो नए राइटर्स हैं उन वो कहते हैं कि भैया हम भी ऑटो में लिखने का ट्राई किए पर वो हो नहीं रहा। मैंने कहा ऑटो में थोड़े ही वो मतलब कहीं कुछ वो होता है। तो वो स्पेस के लिए बेसिकली एक कमी थी। तो पर अभी भी कई बार ये होता है कि अपने राइटिंग टेबल पे लिखे और लिखने के बाद जब वहाँ से निकले घर से
और जब तक डायरेक्टर के पास पहुँचे या म्यूज़िक डायरेक्टर के पास पहुँचे, स्टूडियो पहुँचे, तब तक ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने व्हाट्सएप कर दिया है लिरिक्स, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ जाते जाते पूरा गाना बदल जाएगा, क्योंकि अभी भी वो एक वेलोसिटी के साथ ना कई अब वो कुछ कनेक्शन होगा, पता एक नहीं। रवानगी रहती हाँ, है, एक तो विचारों में भी तीव्रता आ हाँ, जाती लगता है कुछ इस तरह का होता है। सुपर्ब। लेकिन ये यूनिक है, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई भी लिरिसिस्ट ऐसा कर रहा है किसी भी भाषा में। शुक्र मनाइए ऑटो की बात आई, अगर बस की बात होती तो अभी भी 222 नंबर बस पकड़ के जा रहे लोग जा रहे हैं, लिख रहे हैं। बट मेरा प्रोसेस ये होता है कि आप खुद फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, तो मैं कहानी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, और उसके बाद मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ कि आप इस गाने में क्या चाहते हैं वो मुझे बताइए। तो कई बार, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि बहुत सारे न्यू डायरेक्टर्स, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना एक पुराने फिल्मों का जो कुछ जो हिट हुआ है तो उसका थोड़ा सा दबदबा भी थोड़ा सा कहते बताइए बताइए। तो वो कई बार क्या करते, कहानी बताओ, कहानी तो पढ़ चुका हूँ मैं, गाने से क्या चाहिए, गाना क्यों ज़रूरी है इस सिचुएशन के लिए, क्यों चाह रहे हैं। गाना यहाँ पे स्क्रीन प्ले को एक गति दे रहा है, या कैरेक्टर के किसी इनर सेल्फ को बाहर ला रहा है, या हो सकता है कि एक खास तरह का मूड रहा है और यहाँ आपको कुछ अलग आगे जाने के लिए अलग तरह का मूड क्रिएट करना है। और मैं उनको बोलता हूँ बोलते रहिए, आप ये मत सोचिए कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है, आप बस बोलते रहिए, मैं उसमें से चुन लूँगा चीज़ें। और कई बार वहाँ से चीज़ें आती है, फिर कैरेक्टर क्या है, वो कन्नौज का है, उन्नाव का है, राजस्थान का है, या वो हरियाणा के किसी गांव की दो बूढ़ी माता है जो कि सांड की आंख में थी। फिर उनका एक डेमोग्राफिक वो मैं देखता हूँ कि ज़बान क्या होगी, किस लहजे में वो बात करेगी, बाकी डायलॉग्स वो किस तरीके से बोलती है, ये सब को लेते हुए फिर मोस्ट नेचुरल एक्सप्रेशन क्या होगा वहाँ पे, ये करता हूँ। पर डेफिनेटली इसके साथ अब आपके पास धुन होती है ज़्यादातर बार पहले से, उसको ये सारा कुछ थॉट तब तक ये कुछ नहीं है जब तक ये पेपर पे आ न जाए। फिर उस धुन में इस सारी चीज़ों को, उनका कैरेक्टर, उनका वो सिचुएशन और वो धुन में जो मीटर है, इन सब को साथ में कोशिश करते हैं साधने की। और फिर कई बार मतलब मेरे लिए प्रोसेस बहुत थोड़ा लंबा होता है, मैं कम काम करता हूँ। मैं बहुत फास्ट, अगर आप मुझे बोले कि 1 घंटे में गाना दे सकता हूँ, पर वो कितना कारगर होगा ये मुझे पता नहीं है। तो अच्छे से प्रिसीजन से जी, रिसर्च करके, किरदारों को समझ के, एम्पथाइज करके उनसे। और आप मधेपुरा से हैं, बिहार से हैं, और आपकी भाषा जो है लोक भाषा मैथिली है जी। तो आप सोचते मैथिली में हैं कि हिंदी में हैं? हम फिल्म के गाना लिखते हुए दरअसल उस जबान में सोचते हैं जिसमें कि वो कैरेक्टर बोल रहा होता है। तो एक प्रोसेस जो है, जो कि थिएटर के दिनों का एक ट्रेनिंग जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ट्रेनिंग किसी तरीके से यूज़ करते हैं उसको, कि जब आप राइटिंग टेबल पे होते हैं तो पुरानी सारी चीज़ें भूलना, कि किस गाने का क्या गणित था, ये लिखा था तो ये इतना हिट हुआ था, इतने स्ट्रीमिंग हुए थे, या ये नहीं चला था, या ये वो सारी चीज़ों को भुला के फ्रेश उसी में ज़्यादातर वक्त उसी में लगता है कि उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए। आपने मैथिली में कोई गीत लिखा है? मैथिली में नहीं लिखा। अभी कुछ आया नहीं है उस तरह का मौका। मैथिली में मैं, बहुत अजीब सी बात है, ये आयरनी है ये, कि मैथिली मातृभाषा है जी। गाने में ना एक कल्पनाशीलता भी चाहिए, एक आपके पास ये सारी चीज़ें दी हुई है, कैरेक्टर है, ये सारा कुछ एक दुनिया है जो कि रियल है, आपको कम से कम रियल फील करना होगा उस दुनिया को, और साथ में काल्पनिक चीज़ें भी आपके। मैं मैथिली में जब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ मुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ।
बहुत हार्ड है इसको डिस्क्राइब कर पाना, बट मुझे लगता है कि एक द्वय जो होता है ना उसमें, कि मुझे लगता है आई एम जजिंग माई सेल्फ कि अरे यार राजशेखर तुम मैथिली में कैसे झूठ बोलते हो। वो काल्पनिक चीज़ें, वो फिक्टिशियस चीज़ें, जैसे मुझे लगता है मैथिली में मैं घर वालों से, अभी भी मधेपुरा के सारे लोगों से या जो भी बोलते हैं उनसे मैथिली में मेरी बातचीत होती है। नहीं, मैंने तो आपको जय जवान में आनंद ही आनंद में भी वहाँ के शेफ्स और बाकी लोगों से मैथिली में बात करते हुए सुना है। हाँ, मैं मतलब बहुत सारे जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे कोई मैथिली बोलता है, तो आप बड़े प्यार से कनेक्ट करते हैं, और बिल्कुल, और वो बात अच्छी है, होनी चाहिए। पर कविता कुछ लिखी है, बट गाना नहीं लिख पाते हैं। जी। लेकिन बहुत काबिले गौर है कि आपने पंजाबी सॉन्ग्स भी लिख दिए जी, आपने अंग्रेजी गाना भी लिखा है जी, हरियाणवी इंग्लिश जी, वो उसको पता नहीं क्या बोले, ओल्ड स्कूल गर्ल। हाँ, आई माइट बी सेंटिमेंटल बट डोंट बी सो जजमेंटल, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स के लिए। तो ये बढ़िया है कि खुद को खुद से डिटैच करके और फिर उन भाषाओं के आंगन में जाकर वहाँ का किरदार खुद बने और लिख दिया आपने। तनुवेट्स मनु रिटर्न्स में हरियाणवी, जो कुसुम सांगवान दत्तो का किरदार था वो हरियाणवी था। कंगना रनावत जी ने जो प्ले किया था, तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक फ़ायदा था कि मैं 1-2 लाइन मणिपुरी में भी बोल सकता हूँ, जैसे नुंगाई रिब्रा, अर्थात आर यू ओके, सब ठीक है। ये क्योंकि एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ना पूरे मतलब एक छोटा सा हिंदुस्तान है वो। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मतलब वहाँ सिक्किम से लेके अरुणाचल से लेके गुजरात से लेके बिहार से लेके साउथ से भी लोग हैं, साउथ से लेके हर जगह के लोग होते हैं। तो भाषाओं में मेरी थोड़ी दिलचस्पी रहती थी कि क्या है फोनेटिकली, किस तरीके से क्या वर्क करता है। तो जब ये गाना लिख रहा था घनी बाबरी, तो मैंने एक बेसिक ड्राफ्ट लिख लिया था, और वो लिखते लिखते रात के 12 बज गए। मैंने अपने एक हरियाणवी दोस्त को फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया, उसकी वाइफ को कॉल किया, उन्होंने उठा लिया, और रात में तब 1-1:30 बज रहा होगा। तो वो डर गई कि इतनी रात को क्या बात हो गई। अरे भैया सब ठीक है? हाँ। कहाँ आप एयरपोर्ट पे हैं क्या? उसको लगा कि द्वारका में रहता है वो, तो उसको लगा कि कहीं एयरपोर्ट के पास होगा, इसके पास अभी टैक्सी नहीं मिल रही कुछ। मैंने कहा नहीं, तो क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, गाना लिखा है और हरियाणवी में है, उसको मैं सोच रहा हूँ ग्रामेटिकली कैसे ठीक करें, सब ठीक है कि नहीं चेक कराना है। मैंने कहा भैया रात के 1:30 बज रहे हैं, प्लीज़ कल कॉल कीजिए, इसके लिए हम लोग ऑफिस जाने वाले लोग हैं। मैंने कहा नहीं टाइम नहीं है, देना है मुझे आज रात में ही। तो मैंने सुनाया, और 1-2 जगह उन्होंने कुछ चेंज बताया, जो कि मैंने नहीं माना, क्योंकि एक गाना हरियाणवी में हो पर वो पैन इंडिया उसका एक वो होना चाहिए, सभी लोग समझ भी पाए, सभी लोग समझ पाए। जो आसपास में जो हरियाणा के दोस्त थे उनके टोन को, अच्छा उसमें एक चालाकी है, देखिए क्या लाइन है, जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। कहाँ दरअसल मीटर पे फिट भी नहीं होता है, वो कित की ही जगह है वहाँ पे। तो आप उसको सिर्फ आप टोन उसका चेंज कीजिए कि जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई को आपने गी किया, और वो आपको लगने लगता है कि अच्छा ये हरियाणवी, वो फ्लेवर आ गया। तो पंजाबी गाने में जो भी है उसमें जितना तक था लिखा, जहाँ पे इंग्लिश में भी यही हुआ। आनंद जी ने मुझे कहा कि ये एक इंग्लिश गाना है इसमें, तो मैंने कहा सर मैं कैसे लिखूंगा, मेरी अंग्रेजी मतलब उतनी अच्छी। बोला नहीं वैसी ही चाहिए, उतनी ही चाहिए। तो जितनी अंग्रेजी आती थी वो सब ओल्ड स्कूल गर्ल में मैंने परोस दिया। नहीं, और क्या कमाल का गाना बना, और कंगना में भी ने भी क्या परफॉर्म किया ओवरऑल इसमें, और फिल्म ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अच्छा। काफ़ी बढ़िया, सब लोग इतने बड़े फैंस क्लब हैं तनुवेट्स मनु के, और तीसरी बने इसके बारे में लिखते रहते हैं लोग। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ जी। मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाएंगे, ये जरूरी है। और ये स्थिति बहुत अच्छी है कि मुझे पता तो है, लेकिन सॉरी आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट। ये भी बढ़िया है। वो आनंद जी से हुई जब बातचीत होगी मेरी, तब उनसे पूछ लूंगा।
तो ये हो गई कहानी, ये क्रिएटिव प्रोसेस। क्या आप कई और गीतकारों और कवियों की तरह बादल के छाने का, मोर के नाचने का इंतज़ार करते हैं लिखने के लिए? मैं सिर्फ चेक का इंतजार करते हैं। मेरे जो मैनेजर हैं राहुल गांधी, काफ़ी प्रतिष्ठित उनका भी नाम राहुल गांधी जी, है। जी, जी। तो वो सबसे पहले वो बात करते हैं और वो जब मुझे बोलते हैं कि सर इट्स डन, तो फिर मैं आप ऑटो में बैठ जाते हैं किड्स डन, तो ऑटो इधर मैच कट होगा एडिट की भाषा में कि डन, और इधर मैच कट में ऑटो स्टार्ट, और आप बैठ गए। सुपर। मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते हुए, बहुत ज़्यादा सार्थक राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट थे सागर साहब, सागर सरहदी जी। मुझे सौभाग्य था उनसे, मेरी दोस्ती थी, और अब नहीं रहे, वी मिस हिम। तो सागर साहब एक बार कहानी सुना रहे थे अपनी एक, कि उन दिनों मुफलिसी के थे और उनको काम चाहिए था, और किसी के माध्यम से एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ गए उनके घर और उन्होंने बोला कि आपसे गाने लिखवाना चाहता हूँ, मेरा ये बजट है, 3-4 गाने हैं, सारे आप लिख दीजिए। तो उनको मन में बहुत खुशी हुई कि यार क्या समय है, ऊपर वाले ने अभी भेज दिया जब ज़रूरत है। तो सागर साहब ने बोला कि अब मेरे पास कोई बात थी नहीं, क्योंकि कहानी वो कह रहे थे राइटर सुनाएंगे, जो मीटिंग कभी और होगी। तो मैंने चाय ऑफ़र की और कोई बातचीत का मुद्दा ही नहीं था, कोई समझ नहीं आ रहा था क्या बात करें। तो इन्होंने पूछा कि बातचीत के लिए बस स्मॉल टॉक्स, कि आप मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? मेरे गाने तो स्टोरी फ्लो को, नैरेटिव को रोक कर उस मोमेंट को एंजॉय करने वाले ज़्यादा होते हैं और फिर कहानी चलती है। तो लेकिन फिर भी आप मुझसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? तो वो दोनों सोचने लगे। फिर उन्होंने बोला आपने ठीक कहा सागर साहब, कोई और फिल्म साथ कर लेंगे और वो चले और उनका आया हुआ काम, घर आई लक्ष्मी लौट गई। उन्होंने कहा हुआ है ऐसा। अच्छा। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, पर मेरे साथ इस तरीके से नहीं हुआ। मुझे एक फिल्म के लिए कॉल आया था कि ये फिल्म है, और वो फिल्म पंजाब के एक गांव में उसकी सेटिंग थी, और कुछ सेंसिटिव मामला था उसमें। तो उन्होंने कहा कि यार ये फिल्म है और तुम लिखोगे। तो मैंने कहा कि नहीं यार, इस जगह पे जाके ना मेरी पंजाबी इससे बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती है, वो दिल्ली बॉर्डर तक वाली ही पंजाबी है, आगे का मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि यार ये लोग हैं जो कि तुम्हारे स्पेस में रियल लोग हैं, जो कि जानते हैं, हाँ। जो कि सांस लेते हैं पंजाबी में, मैं तो बस एक बाहर का एक पर्यटक के तरह उसको देखता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो उनका नंबर भेज दो और वो काम उनके पास चला गया। हाँ, तो हालांकि ये तो आपने जस्टिस किया प्रोजेक्ट के साथ। तो सागर साहब वाले मामले में तो वो स्मॉल टॉक्स उनको भारी पड़ गया, वो एक दिक्कत आई। और फ्रेंड्स जो हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों से और पहले से भी खूब सारे हैं, जैसा मैं देखता हूँ, फ्रेंड्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ भी आपके ढेर सारे दोस्त हैं। अच्छा, क्योरीमल कॉलेज के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं हमारे भी, और केएमसी में प्लेयर्स खासकर, उनकी एक अलग सॉलिडारिटी है जी। और मैं ग्रेटफुल हूँ केवल अरोरा सर का कि उन्होंने जिस तरह प्लेयर्स को बनाया, और किरोरीमल के सारे वो लोग जो थिएटर में इंटरेस्टेड रहे हैं, उन लोगों को जोड़ के एक पूरी ना प्लेयर्स कम्युनिटी है। और मुंबई में बहुत सारे लोग हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, और एक अलग ही कम्युनिटी है जो इंटरेस्टिंग है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या आप व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सो प्लेयर्स से पहले प्लेयर्स ने बहुत, मतलब ये लफाजी लग सकती है, मगर प्लेयर्स ने बहुत जीने का तरीका सिखाया। मुझे याद है कि फर्स्ट मीटिंग जो केवल अरोड़ा हमारे टीचर, दरअसल केवल सर कहता हूँ तो वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कॉल मी केवल। तो वो ना एक कंपास है हम सब की ज़िंदगी में, कि जब आप एक बयाबान में हैं और रात है और
आपको पता नहीं है किस तरफ जाना है, तारे नहीं दिख रहे हैं, तो वो एक गाइडिंग लाइट की तरह, कंपास की तरह बहुत, और वो अभी भी है हमारे साथ। मतलब मुझे कॉलेज से निकले हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, पर अभी भी किसी न किसी तरीके से वो हैं, उनकी दी हुई उन्होंने एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया। वो कभी इस तरह के टीचर नहीं थे कि हम आए तो खड़े हो जाओ और हम मुझे सर बोलो या ये। पर अभी जब वो रिटायर हुए थे तो इतने सारे लोग पुराने जो कि 30 साल 40 साल पहले कॉलेज छोड़ चुके हैं, वो सारे आए और सब रो रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे। वो पता नहीं अजीब सा, उनको पता नहीं था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। वो हम सब ने गुपचुप वो तरीके से वो तैयारी की थी। मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे टीचर दोस्त मिले, और हम सबको उन्होंने 2 चीज़ें जो मुझे लगता है उन्होंने सिखाई। एक सवाल पूछना, दूसरों से भी, खुद से भी। और उन्होंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिल जाए, पर ढूंढना हमारा काम है। एक, एंड वी आर नॉट हियर टू मेक यू एन एक्टर और अ डायरेक्टर। हम बस अपने आसपास की चीज़ें, ये कैसे हो रही हैं, क्या सही हो रहा है, ये सवाल आपके मन में उठे, उन सवालों को आप कहीं दफना ना दें। इस चीज़ तो ये एक चीज़ बेहतर इंसान बनने में जी। उन्होंने काफ़ी और दूसरा जो एक डिसिप्लिन, मैं बहुत हम्बली पर बहुत नाज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि प्लेयर्स वाले जो भी मिलेंगे आपको, उनके डीएनए में ना एक चीज़ होती है कि वो जो करेंगे ना बहुत लग के करेंगे, बिल्कुल पैशनेटली। हाँ, बहुत पैशनेटली करेंगे, और वो आधा अधूरा वाला काम उनका यूजुअली नहीं होता है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, या वो एक बिजनेसमैन है, या वो एक सीईओ है, या कुछ भी कर रहा है, वो एक बैंक में कैशियर है, वो बहुत उसी शिद्दत से उसी डिसिप्लिन से तो वो अब काम मुझे कर प्लेयर्स का कोई थोड़ा भी ढीला ढाला मिला तो मैं उसको एक्स्ट्रा प्लेयर बोलूँगा। और अपने शो में अभिषेक बैनर्जी आए थे और उन्होंने भी अपने काम से अपनी पहचान बनाई है और बहुत बखूबी चारों तरफ छाए हुए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है अभिषेक। बहुत बढ़िया। अभिषेक मेरे ख्याल से 2-3 साल हमसे जूनियर था जी। मेरे बैच के कई सारे लोग, सीनियर्स तो बहुत सारे रहे ही हैं, मेरे बैच के कई सारे लोग, हम लोग ऑलमोस्ट एक ही साल तो नहीं, पर आगे पीछे हम लोग आए। दरअसल मैं आया क्या, वो मुझे बहका के ले आए। अली अब्बास जफ़र, हिमांशु शर्मा, सुनील पांडे, गौरव सिन्हा, जीशान अयूब, प्रतीक वत्स, ये सारे लोग हमारे आसपास के लोग हैं। केएमसी के। जी। आपके अंदर, राजशेखर के अंदर कितना मधेपुरा है? बहुत ही एक, मैं जानबूझ के टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं सच में सोच रहा हूँ, मैंने सोचा हुआ नहीं था ये। क्योंकि मैंने एक बार राजशेखर को बोला था हाँ। कि कई बार हम लोगों को जवाब मालूम होते हैं लेकिन हम लोग टाइम लेते हैं सोचने का, उससे बहुत नहीं, क्योंकि ये बहुत बारीक सवाल सीरियसली लिए जाएं। नहीं, बट मैं समझ सकता हूँ आप। मेरे अंदर है, बहुत सारा है। मैं बहुत, जब कोविड के बाद मुझे लगता था कि हाँ, सबको गांव अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। कोविड में मैं 6 महीने तक बॉम्बे में यहाँ पे बंद रहा घर में, और एक दिन रात में मैं सोया हुआ था और मुझे एक बहुत अलग सी अनुभूति हुई। गांव में नवंबर से फरवरी के समय में ना पछिया हवा चलती है, खास करके फरवरी मार्च के समय में, वो पश्चिम से आने वाली हवा होती है। मुझे अचानक बॉम्बे के अपने घर में लगा कि वो हवा चल रही है, और जो नया चावल होता है ना, उसमें उसका एक मीठा सा स्वाद होता है। जो नया, एकदम नया चावल होता है, अभी अघन का, मतलब ये अभी चावल कटने का, अभी चावल बनने का वक्त है, धान की कटाई हो चुकी है। उस चावल की मिठास पता नहीं कैसे मेरे
मतलब स्वाद जबान पे ना, हाँ, लगा कि उस चावल की मिठास आ रहा, और मैं बेचैन हो गया। मैं रात में 2-2:30 बजे में, और तब तक पटना की फ़्लाइट चालू नहीं थी, सिर्फ लिमिटेड कुछ जगहों से कहीं कहीं फ़्लाइट जा रही थी। और मुझे उस दिन लगा कि यार मैं ये सोया हुआ हूँ, ये सपने में ये दो चीज़ें कैसे एक साथ आ सकती है, कि गांव की वो हवा और वो चावल, नए चावल का वो स्वाद। तो मुझे लगता है इस कदर मधेपुरा या गांव जो है आप में मेरा है। भेलवा, वो इस कदर मेरे अंदर। नहीं, वो तो है, घर परिवार से आपको जुड़ाव। मैं अभी आप जब जवाब दे रहे थे इस सवाल का, राज, मुझे याद आता है लास्ट ईयर 2023 में आईफा अबू धाबी में जब हो रहा था, और आपका एक गाना नॉमिनेटेड था, आपको बुलाया था उन लोगों ने, एंड दे हैड ईमेल्ड यू कि आप अपने साथ किसी और को भी ला सकते हैं, +1, और वो टिकट और स्टे और सब दे रहे थे। और मुझे याद है आपने कैसे सोशल मीडिया पे लिखा कि हु वांट्स टू कम विथ मी, या गेस हु विल बी My कमिंग plus अलोंग, one. माई +1, हु विल बी माई +1। और उसके बाद बहुत दिलचस्प लोगों के रिस्पॉन्सेज थे। कई लोग चाहते थे जाना, कई लोग गेस कर रहे थे। समाज को, हमारे समाज को ये लगा कि अब रिवील करने वाले हैं राजशेखर हु इज़ +1। और ये खेल चला एक दिन, और अगले दिन ये बात, उस साल की सबसे प्यारी घटना मुझे लगी कि आपने अपने पापा का नाम वहाँ लिखा, और आप उनको गांव से बुलवाकर और उनको लेके गए आईफा में, जी। और वो एक्सपीरियंस आपने उनको दिया। उसके बारे में बताइए ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो उसमें मुझे उनका कॉल आया कि सर आपका नॉमिनेशन है, और आप +1 जो है वो आपके साथ आ सकते हैं। संयोग ऐसा है कि कुछ दिन पहले मैं गांव गया था, तो मैंने पापा और माँ से पूछा कि आप लोगों का पासपोर्ट है? तो बोला हम लोग क्या करेंगे पासपोर्ट बनवा के, कहाँ जाना है? अब बोले नहीं, बनवा लीजिए ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कह रहे क्या, कहाँ जाना है अब झूठ मूठ का पासपोर्ट? ज़बरदस्ती हमने उनका फॉर्म भरा, और ये मेरे ख्याल से मार्च की बात होगी, और पासपोर्ट हमने उनका बनने का, हमने बोला कि कुछ नहीं करना है, आप यहाँ चले सहरसा में जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ चले जाइएगा, और वहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना, इंटरव्यू देना है, फ़ोटो खिंचाना है, ये करना होगा। ठीक है, चले गए। तो हो गया ये। अब मुझे इधर से आया कॉल कि भाई आपके साथ +1 कौन हो सकता है? तो मेरे मन में ज़रा सा भी वो नहीं था कि ओ किसको ले जाऊँ। तो मैंने आईफा वालों को पूछा कि यार +1 की जगह पे +3 नहीं हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि क्यों सर? तो मैंने कहा देखो वैसे भी क्या क्या कैसे, उन्होंने कहा सर हम बिज़नेस क्लास टिकट देंगे आपको यहाँ से वहाँ का, आप एमिरेट्स या एयर इंडिया में से चूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका एक 5 स्टार होटल में, जो बेस्ट होटल है वहाँ का, वो उसमें स्टे है ये। तो मैंने कहा यार इस बिज़नेस को बिज़नेस टिकट जो दे रहे हो तो उसका प्राइस क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर कुछ 4 लाख के लगभग का होगा आना जाना दोनों लोगों का मिला के। तो मैंने कहा एक काम करो यार, तुम मुझे ना 4 इकॉनमी दे दो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं घर के सबको ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा। तो खैर मैंने उनको कहा कि मेरे साथ मेरे पिताजी आएंगे। तो सो स्वीट, ये हो गया। अब मैंने पापा को पूछा कि पापा पासपोर्ट, बोला पासपोर्ट कहाँ है? अब मैं चेक कर रहा हूँ कि पासपोर्ट कब आएगा, और क्योंकि उनका डेट और वो तत्काल में नहीं था, वो तो बनने गया था वीज़ा के लिए, अब इनको अप्लाई करना था। ये कह रहे थे कि सर मिस हो जाएगा आपका। मैंने कहा अब क्या करूँ? मैंने पोस्ट ऑफिस को कॉल किया, और मैं उसके साथ टच में हूँ कि कब आएगा कब आएगा कब। फाइनली एक दिन मैंने कहा जैसे ही आएगा मुझे बताइएगा। आया, उन्होंने वो स्कैन करके मुझे भेजा, यहाँ पे मैंने भेजा। एकदम कट टू कट मामला चल रहा था, पर फाइनली हो गया। और पापा पहली बार कहीं बाहर जा रहे थे, पहली बार उनका ये मतलब वो आते थे बॉम्बे तो कहते थे, गांव में जब जाते थे तो गांव में इसी तरह सब लोग बैठ के, चाचा सब बैठ के बात होती थी कि यार 5 स्टार होटल कैसा होता है, गए हो तुम कभी? तो अच्छा क्या क्या मिलता है वहाँ पे? मतलब चावल दाल जैसा ही मिलता है या कुछ अलग चीज़ देते हैं खाने को, ये वो? तो हम आए तो हम बोले कि 5 स्टार होटल में स्टे है हमारा, हम जाएंगे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा।
तो हमेशा उनको ना, एक दो बार जब बॉम्बे आए भी थे तो कहते थे कि यार ताज का बहुत नाम सुने हैं, चलते हैं। फिर पूछते थे कि अच्छा हम जो 3-4 लोग जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो बोले छोड़िए ना, वो कोई बात नहीं है। नहीं फिर भी बोले, उनको ऐसे बोलने के लिए बोल देता कि 3,000 4,000 कुछ इस तरह। बोले रहने दो, अगली बार जाएंगे कोई, मतलब एक वो हाँ, एक रिलेक्टेंस थी कि एक बार के भोजन में इतना। हाँ, और गांव से आने के बाद उनको तो लग रहा था कि 4,000 तो मतलब यहाँ पे कितना खेत में काम करते हैं, तो वो वहाँ से ये आता है, क्योंकि अभी भी वो किसान है मतलब। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे करियर ग्राफ से उनके करियर ग्राफ में कोई फर्क नहीं। वो अभी भी उनको जो पसंद है वो पसंद है, खेत जाते हैं, गाय भैंस, जो आम अमरूद पालक बथुआ, वो सब उनकी जिंदगी वैसी ही है उसमें। और बर्ड्स का भी, पक्षियों का, चिड़िया का। मतलब मेरा घर जो है ना छोटा सा अजायब घर है। उसमें कभी आप जाएंगे तो हो सकता है एक नया घोड़ा मिले, कभी खरगोश मिले, कभी कुछ मिले, मतलब बस सांप वहाँ बचा है बस। वो तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा घूमते हुए गांव में। तो वो आए, फिर साथ गए। वो ना बिल्कुल एक बच्चे की तरह उत्सुक थे, उनके लिए सब कुछ वो था। वो बहुत देर तक वो जो सीट को जो रिक्लाइन करते हैं, तो वो ना बहुत डर डर के कर रहे थे कि इससे ज़्यादा करे। हम हमारी तरफ देखते थे। हम बोले अरे पूरी सीट आपकी, आपको जहाँ तक जा रहा है आप वहाँ तक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग था मेन्यू आया, मेन्यू दिया। मेन्यू में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब डिश के नाम भी अलग अलग हैं। ये है, उनको सिर्फ एक कुछ दिखा, पनीर और दाल। ये बोला ये ठीक लग रहा है। बोले ठीक सब कुछ है, जान पहचान है इस डिश से। ये जान पहचान है, ठीक सब कुछ है। फेमिलियरिटी। फिर मैंने एक बैरियर तोड़ते हुए, एक दीवार उस दिन टूटी हम लोगों के बीच में। मैंने पूछा पापा ये लिकर भी सर्व कर रहे हैं, आप लेंगे कुछ? बोले नहीं शरबत वरबत यही सब ठीक है। हम बोले नहीं कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चुप हो गए। हम बोले लास्ट कब आपने कभी अगर ड्रिंक किया होगा कब? बोला अब याद भी नहीं है, आप मतलब इतना ज़माना, कभी कॉलेज वॉलेज या उस समय की बात होगी, उसके बाद की बात होगी, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा चलिए मैं ऑर्डर करता हूँ आपके लिए। तो मैंने उनको कहा कि इनके लिए आप रेड वाइन। तो बोले यार अगर नशा वशा आ गया। हम बोले कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप पान खाते रहे इतने दिनों से। पान इज स्ट्रॉन्गर देन रेड वाइन। जर्दे वाला पान जो। तो उनको भी थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि यार मैं कैसे अभी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घटना थी उनके लिए कि बेटे के सामने बेटे के साथ। ये स्मॉल टाउन बिग स्टोरी। यस। तो मैं वो भी ऑन एयर। तो और मैंने पूछा भी नहीं उनसे। मैंने कहा यही मौका है, मैं भी बता दूं इनको कि लेजिटिमाइज कर लो। हाँ, मैंने कहा इनके लिए रेड वाइन, एक्चुअली मेक इट 2। तो दे एक लुक उन्होंने दी होगी। हाँ कि अच्छा। तो कहते हैं तुम पीते हो? तो उन्होंने मैथिली में बोला होगा। हाँ क्या बोला था? कि तू पिए छा? हमके लिए नहीं, कभी कभार पार्टी में इतना बड़ा दिन छिए, तोरा साथ जा रहल छिए, तोरा साथ जा रहल छिए विदेश घूमय ले, और नॉमिनेशन पहले कोनो एहन बात नहीं है। तो नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो नॉर्मलाइज हुआ। हाँ थोड़ा सा ठीक हुआ। तो मतलब एक बहुत एक हिचक थी मेरे मन में। मैंने कहा कि नहीं, ऑनेस्ट रहना ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी चीज है। और पापा ने भी उसको इस तरीके से वो नहीं लिया कि अनुशासन और मेरे सामने कैसे और परंपरा। दरअसल हम लोग जिन इलाकों से आते हैं, छोटे शहरों से, वहाँ की सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ड्रिंकिंग है ही नहीं जी। उन्होंने जो देखा है, या तो कोई टी टॉटलर है जो सिर्फ पंचामृत पीता है, और जो पीता है वो नाली में मिलता है। तो वहाँ पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ड्रिंकिंग, तो उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। तो उनके लिए एक बड़ी बात होती रही है। फिर उन्होंने जब वहाँ अबू धाबी
से लौट रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे एक ऐसा तिकोना सा ग्लास में उस ऐसे नींबू लगा के देता है, वो क्या है? तो हम बोले कहाँ देखे आप? कहते वो देखिए वो पी रहे हैं। तो हमने कहा कि हमने पूछा उनसे, अच्छा हम भी नहीं जानते थे वो हम क्या बोल दें, अब उसके अंदर क्या है क्या पता। तो वो आई तो मैंने कहा कि वो क्या है? तो बोले मोहितो है। मैंने कहा अच्छा ओके। तो हम बोले पीजिएगा? हाँ वो पी सकते हैं, अच्छा लग रहा है, लुक एंड फील। हाँ वो बोले कि फिल्म में देखे थे ऐसा कि ऐसा बच्चन साहब वगैरह कभी कभी ऐसे पीते थे। तो हम बोले कि हाँ ठीक है लेके वो ये दे दीजिए इनको। क्या बात है। तो ये मतलब इतनी ब्यूटीफुल ये बातें हैं, खूबसूरत बातें, क्या एक्सपीरियंस उनको मिला। हाँ। और एक फादर सन के बीच के रिश्ते ने अचानक से एक फ्लाइट में हजारों सालों की यात्रा तय की। बिल्कुल ये तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक मेरे पास वो वीडियो है जिसमें कि मैं तो वहाँ पे अबू धाबी में बहुत लोग मिले, सब इंडस्ट्री के ही थे। तो अमिताभ भट्टाचार्य और वरुण ग्रोवर ये सब दोस्त ही थे, AM तुराज, ये सब लोग हम लोग साथ में मिलके घूम रहे थे। तो वहाँ पे ग्रैंड मॉस्क जाना था देखने के लिए। तो हमने पापा से पूछा तो उनके घुटने में थोड़ा है प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, गर्मी भी बहुत है और हमको इतना चला नहीं जाएगा हमसे। तो हम बोले कि तो आप ठीक है आप रुकिए यहाँ पे। फिर हम बोले हम आराम करना चाहते हैं। और वो जो शो हो रहा था आइफा का, तो वो ऐसे देख रहे एकदम बच्चे की तरह, करा रहे ये देख श्रेया घोषाल गा रही है, ये देखिए सुनिधि जी गा रही हैं। हम बोले हाँ ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। पर मैं तो निकल जाता बीच से, मतलब बहुत सारे परफॉर्मर्स थे तो मैंने कहा कौन रुकेगा। पर वो जिस तरीके से देख रहे थे, पहली बार देख रहे थे, उन तो टीवी पे ही देखा था, तो मैं रुका उनके साथ। तो लेट हो गया आते आते। फिर वो अगले दिन मैंने कहा कि मैं थोड़ा आराम करूँगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं लौटा तो उन्होंने कहा कि संजीव कुमार की कोई फिल्म लगा दो। तो मैं टीवी पे लगा दिया फिल्म। और तो उनके फेवरेट हाँ संजीव उनको अच्छे लगते, तो मैंने उनको लगा दिया फिल्म। तो मैं चला गया। जब वापस आया तो वो सो चुके थे। और मतलब मैंने बहुत दिनों के, मतलब टीवी, अब वो फिल्म खत्म होके कुछ दूसरा शुरू हो गया था। और उनके पैर में ना अभी भी वो खेत जाते हैं, खेत में कई बार नंगे पाँव भी काम करना पड़ता है, तो बिवाई जो होती है ना, क्रैक्स, वो रहता है। वो किसी भी किसान के होगा, जो काम करता है वो किसी भी किसान के वो होगा। तो मुझे ना अपने आप में बहुत एक अच्छा भी लग रहा था मुझे कि वो एक 5 सितारा होटल के एक बहुत अच्छे गद्दे पे लेटे हुए हैं और उनके पैर पे वो है। मैं जाके ऐसी तरह बस वो कर रहा था उनको, और वो जगह हाँ क्या हुआ आ गए हो। तो मुझे अब मैं पता नहीं उसको वो किस चीज़ क्या था वो, पर बहुत एक अलग सी अनुभूति होती थी हुई। और पीछे से जहाँ होटल था हमारा, वहाँ पीछे F1 की रेसिंग चलती थी। तो कई बार वो बोलते थे जब ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे कि वो देखना है वो, तो जक से। तो ये सारा कुछ ना उनके लिए लग रहा था कि वो एक बच्चा जैसे एक बड़े से खिलौने की दुकान में एक मेले में आ गया, तो पिताजी वैसे लग पूरी रहे थे उत्सुकता से सब हाँ कुछ। बिल्कुल। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और आप एक साथ कई टाइमलाइंस में एक साथ चल रहे थे। हाँ यहाँ F1 भी है हाँ और यहाँ पे वो अपने साथ अपनी किसानी के साथ हाँ पूरी उत्सुकता के साथ वहाँ पे हैं मौजूद। और वेरी प्राउड मैन ही इज। यस यस यस। मतलब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अपने पे वो है, उनका अपना जो काम है। और मुझे अच्छी भी बात ये लगती है कि जो मेरा काम है वो मेरा काम है, उनका अपना काम है कि भाई और वो उसी पैशन से करते हैं। सरसों, धान, गेहूं, मक्का, भैंस, गाय, इसमें अभी भी वो उसी पैशन से वो लगे रहते हैं। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और ये सब चीज़ें, ये सारे मेटाफर्स आपके गानों में, आपके बोल में, आपकी कविताओं में स्थान पाते हैं। आइए, राजशेखर आए हैं और पोइट्री की बात नहीं हो, ये कैसे संभव है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, शायद मैंने ये बात बताई है, अभी ऑन कैमरा बताना मुझे और बताने का
मन कर रहा है। कई बार क्या होता है, दोस्तों की गैदरिंग में है, किसी पार्टी में है, और वहाँ पे कोई एक शायर आ गया या कोई एक ठीक ठाक सा कवि आ गया और कोई एक परफॉर्मर है वो गा रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ करने को कहा जाता है। और मुझे भी बड़ा शौक है कि मैं कुछ करूं कि फोकस मुझ पे भी आए, शौक है ये मेरा, लेकिन कविता नहीं है। तो मैंने क्या किया, पिछले दिनों एक दोस्त के घर पे मैंने बोला मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, तो शांत हो गई जनता, क्योंकि कहानी के लिए कोई रेडी नहीं था, टाइम ज़्यादा लगता। मैंने बोला मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, और ये कविता मेरी नहीं, मेरे दोस्त राजशेखर की है। और मैंने आपकी वन ऑफ योर पोएम्स, जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्री मेरे पोएम्स में से है, प्रेम, बारिश और इनकलाब। तो मैं चाहूँगा कि, और मेरी गुजारिश है, वो कविता अगर आपको याद हो तो मैं कहने वाला था अगर आप इजाजत दे तो आज मैं सुना दूं। तो आज मैं चाहता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा उस कविता का पाठ मैंने कर दिया है आज, क्योंकि आप उसके पोएट हैं, वो आपकी कविता है जो मेरे पास रहती है। तो उस कविता का पाठ आप आज कर देते। पता है मुझे मेरी कविता से ना निज़ाम बदलता है, ना प्रेमिका मानती है, ना ही बादल आते हैं, बहेलिया नहीं बदलता अपना मन, कुल्हाड़े लिए हाथ नहीं रुकते पेड़ों से पहले, कहाँ आ पाता है कोई इनकलाब इन कविताओं से। फिर भी लिखता हूँ खुद को ज़िंदा रखने के लिए, कम से कम ज़िंदा दिखने के लिए, कि क्या पता अगर ज़िंदा रह गया तो प्रेम, बारिश और इनकलाब सब आ जाए एक दिन। क्या बात है राज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपने गांव से कौन सी चीज़ें यहाँ लानी है और यहाँ की मुंबई की कौन सी चीज़ें गांव ले जानी है, तो आपका जवाब क्या होगा? मछली वहाँ से लाएंगे। हवा, गांव में ना आसमान में देख सकता हूँ, रात में सितारे दिखते हैं मुझे, क्योंकि क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, और जो लाइट पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, तो आपको बहुत क्लियर स्काई दिखता है। मौसम आप चाहेंगे लाना? ये चाहेंगे लाना। और यहाँ से क्या ले जाना? यहाँ से एक जो डिसिप्लिन है, ख़ास करके बम्बई में जो एक कामकाज में जो एक डिसिप्लिन है, हम बिहार में थोड़ा सा कैजुअल लेते हैं कि हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, एक आराम से हो, तो वो हम चाहते हैं कि यहाँ से ले जाएं। और एक चीज़ की एक चीज़ जो कि मुझे गांव में परेशान करती है कि स्पीकर के वॉल्यूम इतने ज़्यादा होते हैं आजकल, डीजे बज रहा होता, कहीं कहीं पे कुछ हो रहा था, कहीं पे भोजपुरी गाना चल रहा होता, कहीं पे कुछ चल रहा था, और वो बहुत परेशान करता है मुझे। शोर बहुत है। ये एक पिछले 4-5 सालों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे बॉम्बे उसके मुकाबले ज़्यादा शांत लगता है। तो बेसिकली आप गांव में ये थॉट चाहते हैं स्प्रेड हो जाए कि अपने सर का ताज बनो, शोर नहीं आवाज़ बनो। ये हमारे इस शो के माध्यम से शोर पर ये बात वहाँ पहुँच जाए तो क्या बात हो। वाह, क्या बात हो। और गांव और शहर दोनों के बीच जब आप जवाब दे रहे थे तो मुझे लगा कि हो ना हो कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे आपकी इस यात्रा में, तो उस पे आप चाहेंगे कुछ बताना? वो गांव से आने के बाद एक तो शुरुआती जो एक जेंडर को लेके कई सारी चीज़ें हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लियर हो गया था। थैंकफुली अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे सहपाठी मिले। छोटी छोटी बातें हैं, मैं मतलब एक हमारी सीनियर है, उनको वो हम लोग जा रहे थे बहुत एक ग्रुप में कहीं पे, तो मैंने कहा अरे हम उठा लेते हैं आपका बैग, तो उन्होंने कहा नहीं तुम क्यों उठाओगे, तो हम बोले अरे आप मतलब अब लगता है कि अरे ये लड़की होके क्यों बैग उठाएंगी, ये कंडीशनिंग आपकी होती है। बट उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि सोचना कि तुमने मुझसे ही क्यों पूछा, ये किसी और से, किसी लड़के से क्यों नहीं पूछा, बहुत, और बिना किसी
कैंसिल कल्चर के, उन्होंने बहुत ये बात समझी कि एक इंसान है जो कि एक छोटे शहर से या गांव से आ रहा है, तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो कंडीशनिंग एक जो साथ में आपको मिल जाती है, आप जिस तरह से देखते हैं वही आप लेके आते हैं। उसको ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसको आप एकदम बायकॉट ही कर दे उस आदमी को, उस इंसान को। आप उनके अंदर वो क्वेश्चन कीजिए कि अच्छा ऐसा क्यों पूछा आपने, क्यों, क्या हुआ ऐसा, क्या आप हमें इक्वल नहीं समझते हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए पूछा आपने। जब पर मैंने जब एक बार मदद कर दिया तो आप जिद ना करें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लियर हो गया था। संघर्ष का एक वक्त था जबकि तनु वेट्स मनु के बाद तो मुझे अपने पहले फिल्म में एज लिरिसिस्ट बहुत ज़्यादा काम पाने की दिक्कत कभी नहीं हुई। बट आफ्टर तनु वेट्स मनु रिलीज हो गई, सारी चीज़ें हो गई, गाने भी खूब चले, इंटरव्यूज छपने लगे, मतलब फेसबुक का, ऑर्कुट तो जा चुका था तब तक, फेसबुक पे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम अपना ट्विटर पे, और आपको अचानक लग रहा है कि यार हम तो, मेरा अवतरण हो गया है ऐसा लगता है। पर आपके पास काम नहीं है, अगला पैसे नहीं है। आप यहाँ से जब मधेपुरा जाते हैं तो आपके दोस्त, आपके अनुज, जो साथ के लोग, वो सोच, अरे भैया आए हैं, पार्टी होगी अभी, एकदम रोज चलेगा सिंघारा जलेबी, मगर भैया के पास पैसा नहीं है क्योंकि भैया के पास काम नहीं है। पर मैंने इस चीज़ को, मुझे 6 महीने 8 महीने में समझ में आ गया था कि काम नहीं है मेरे पास रूम रेंट देने के पैसे नहीं हैं। अब या तो मैं इस बात को लेके क्रिब करता रहूं, रोता रहूं कि यार ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मैंने कहा मैं ये करूं कि यार अच्छा इधर से नहीं आ रहा है, कुछ और कर सकते हैं क्या। तो उस वक्त मैंने टेलीविज़न के लिए बहुत सारे सीरियल्स के मैं डायलॉग लिखने लगा, और क्राइम सीरियल्स के, और मैं डायलॉग लिखता था, और उसमें अलग अलग ही कहानी, कुछ मतलब बहुत ही ब्रूटल कहानियाँ होती थी जो कि बिल्कुल मेरे मुताबिक, मतलब मेरे से बहुत जुड़ी हुई, टेस्ट से जुड़ी हुई चीज़। जब ये बता रहे हैं तो मेरे मन में वही सवाल आया कि एक कवि क्राइम के डायलॉग्स कैसे लिखता होगा, क्योंकि पहले का डायलॉग अगर ये रहा कि कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा और कुत्ता बोलेगा पहले कविता सुनाओ बट वही है, पर वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और बहुत फनी है कि मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग लिखते थे, तो वो आमने सामने के रूम में रहते थे, तो ज़्यादातर बार टेलीविज़न का जो आपको एपिसोड आता है वो रात में आता है, चैनल से अप्रूव होके, तो मैं उसको बोलता था कि सुनो, मैं ना मर्डर कर रहा हूँ, तुम एसिड अटैक वाला कर लो। तो हमारी एक दोस्त आई थी दिल्ली से, यूनिवर्सिटी की, वो डर गई, उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं मर्डर कर रहा हूँ, तुम एसिड अटैक कर लो। तो पर टेलीविज़न ने मुझे बहुत संभाला, और मुझे लगा कि रुक के रोने से ज़्यादा बेहतर है। मुझे अहमद फराज की एक लाइन याद आ रही है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, एक अंधेरी रात पे रोने से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि स्ट्रगल को एक, मतलब उससे सीख सकते तो ठीक है, ग्लोरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, और बाद में अच्छा कर लें और रोमांटिसाइज करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि वो नहीं होता तो आज ये बात नहीं होती। हाँ, क्योंकि हम सब लोगों की कोशिश हमेशा रहती है, होनी भी चाहिए, टू बी द बेटर वर्जन एंड हैप्पी वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो शानदार बातचीत चल रही है और मुझे ख़त्म ही करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करते हुए मैंने सोचा आपसे इतनी बातें हुई, आपके पापा की बातें हुई, शांतनु तक की बात हुई, आपके छोटे भाई, और हम लोग शेफालिका को कैसे छोड़ दें, जो आपकी बहन है और पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, मधेपुरा में पढ़ाती हैं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी। तो जब भी मुझे उसकी याद आती है या उसका कोई पोस्ट देखता हूँ तो उसकी एक बात याद आती है कि हम लोग एक बार दिल्ली में मिले, आपसे मिलने और उसके बाद
तो बातचीत के दौरान ही उन्होंने मुझे एक काम बोला था जो आज तक अनफिनिश्ड है मेरी तरफ से। जब भी शेफालिका का ध्यान आता है मैं घबरा जाता हूँ, यार उनका काम आज तक नहीं कर पाया हूँ। उन्होंने कहा था कि भैया के लिए कोई अच्छी लड़की समझ में आए तो बताइएगा। उनकी शादी और अब कई साल हो गए, लेकिन आप असफल हूँ और शायद यही मुझे इंसान बनाए रखता है। नहीं तो पीडी लॉर्ड हो जाता, लॉर्ड पीडी हो जाता। तो लॉर्ड नहीं बन सका हूँ क्योंकि मेरा वो काम अभी तक अनफिनिश्ड टास्क की लिस्ट में है। तो शेफाली अपने आप में हीरो है। वो हमारे आसपास के गांव की पहली लड़की थी मेरे जानने में जो कि बाहर पढ़ने आई थी। और मैं इसमें बहुत श्रेय दूंगा माँ और पिताजी को कि उन्होंने ये हिम्मत की कि वो भेज सके। बिल्कुल एक किसानी परिवार से मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया था और मैं गर्मी की छुट्टियां हो रही थी, तो शेफाली मेरा सामान पैक कर रही थी और मुझे अचानक से लगा कि ये आज मेरा सामान पैक कर रही है, कल किसी और का करेगी। फिर मतलब ये क्या ये है? सामान ही दूसरों का पैक करेगी? ये क्यों है? दूसरे लोग जाएंगे बाहर और ये सामान पैक करती रहेगी। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उससे पूछा कि तू पढ़ल जाए चाहे छी बाहर? कल के हाँ मगर कना के जेबे। और मतलब पिताजी भी उस समय में अपने खेत से, किसानी जीवन से और बाकी सारी चीज़ों से स्ट्रगल वाला फेज ही था। मैं आ गया था पढ़ने के लिए इधर, वो किसी तरीके से चीज़ें जमा कर रहे थे। और जब मैंने कहा कि शेफाली भी जाएगी पढ़ने के लिए, देखते हैं जगह बाकी जगह पे क्या है। और वो पटना भी उससे पहले नहीं गई थी कभी, तो हमने कहा कि ये भी जाएगी। मैंने मतलब मुझे इसमें बहस ही नहीं चाहिए, मैंने ऐलान किया था कि ये भी जाएगी। मैंने उसको बोला कि तू पीछा नहीं हटी है, कह रहा छी पढ़े ले जेबे तो पढ़ना है। तो उसने कहा हाँ हम जाए, हम पढ़े ले जाएँ। और बहुत मेहनती लड़की है वो। तो मैंने कहा कि ठीक है। पापा ने कहा कि पापा चाहते थे पढ़ाना, पर उन्होंने कहा कि कोई आसपास की कोई लड़की नहीं गई है। वो लोग रेफरेंस ढूंढते थे ना तब, हाँ, कि और कौन सी लड़की गई है। हाँ, तो कोई लड़की नहीं गई बाहर। तो यही रेफरेंस बन गई औरों के लिए। थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि मैंने कहा कि काम करते हैं, तब तक मैं प्लेयर्स में ना मुझे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर वगैरह का खूब सारा अवार्ड वगैरह मिलने लगा था। कुछ पैसे आशुलेखन प्रतियोगिता, तो कुछ कविता प्रतियोगिता, इस सब से कुछ आने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्टिवल्स में कैश प्राइजेस का जो चलन था, हाँ, वो हम जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा वरदान था। तो मैंने कहा कि मैं जो पैसा ले रहा था, आप जो मुझे मनी ऑर्डर भेजते थे वो आधा कर दीजिए, और वो आधा पैसा शेफाली को क्या बात जाएगा। और थैंकफुली फिर शेफाली को आई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, हॉस्टल भी मिल गया। फिर बीए करने के बाद उसने कहा कि भैया मैं जेएनयू जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो जेएनयू गई, वहाँ से अपना एमए एमफिल, और उसको तो फिर बहुत सारा ग्रांट वगैरह भी मिला, जापान फाउंडेशन का, कई सारे चीज़ों में। वहाँ तो स्टूडेंट्स यूनियन में भी वो, हाँ, स्टूडेंट यूनियन में भी एक्टिव थी। तो उसके बाद जब वो गर्मी की छुट्टियों में या कभी जाती थी तो आसपास के गांव से लड़कियां आती थी मिलने के लिए कि दीदी हम भी जाना चाहते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या करें, नहीं करें। तो कमाल, मतलब इसलिए नहीं कि मेरी बहन है, बट उसने इतनी लड़कियों को आसपास में इंस्पायर किया। मतलब लोग, लड़कियां बोलने लगी ना कि शेफाली दीदी चली गई, या हम भी जा सकते हैं। तो बहुत मतलब मुझे फक्र होता है उस पर। क्या बात है। नहीं बिल्कुल, और वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ हर। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। बहरहाल वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विथ राजशेखर, मज़ा आ गया। हम लोग मधेपुरा से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, वो ऑटो जहां ये गाने लिखते थे, और इनके पूरे संघर्ष यात्रा के दौरान कौन से एनेक्डोट्स हुए, सारी बातों को फिर से रिविजिट करने का मौका मिला आपके साथ। और बिफोर वी साइन ऑफ, हम लोगों का एक सिस्टम है कि हम लोग बीच वाले कैमरे को देखते हैं और बोलते हैं वी लव यू ऑल। तो करें ऐसा? ये अच्छा, है ये बीच, ठीक है। वी लव यू ऑल।
अब ये क्यों करते नहीं पता, लेकिन बहुत मजा आता है। ठीक है।